नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 113 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा पश्चिम और दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन। इससे पहले पहले और दूसरे चैप्टर के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुनिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, आज की क्लास में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हम 19th सेंचुरी की इंडिया की बात करते हैं, 19वीं शताब्दी के भारत की बात करते हैं, तो दो चीज़ें समाज में एक साथ चल रही थी। पहली चीज़ समाज में ये चल रही थी कि लोगों के अंदर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध की भावना उत्पन्न हो रही थी। सभी लोगों को ये लग रहा था कि जो ये ब्रिटिश शासन है, ये किसी न किसी रूप से हमारा आर्थिक शोषण कर रहा है, हमारा सामाजिक शोषण कर रहा है, हमारा राजनीतिक शोषण कर रहा है। ऐसे में समाज का एक वर्ग ऐसा था जो इस ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोधी भावनाओं से भर चुका था। जबकि समाज में जो दूसरी चीज़ चल रही थी वो ये चल रही थी समाज का आंतरिक सुधार। क्योंकि समाज में जो नियम चल रहे थे वो वर्ण व्यवस्था के नियम थे। वर्णों के आधार पर समाज को बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण थे। और इन वर्ण क्रम में ब्राह्मण और क्षत्रियों की स्थिति जो थी वो सर्वोच्च थी, जबकि शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न थी। ऐसे में कुछ लोग ऐसे थे जो समाज सुधारों के प्रति पूरी तरीके से अपने आप को प्रतिबद्ध कर रखा था उन्होंने। इतना ही नहीं, वो जाति व्यवस्था के नियमों की ना सिर्फ आलोचना करेंगे बल्कि जाति व्यवस्था में सुधार के लिए वो अपना जीवन तक खपा देंगे। जबकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देंगे। जहां हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से समाज में जातिगत व्यवस्था में सुधार के लिए ज्योतिराव फूले का जो योगदान था वो क्या था। और तमिलनाडु में अगर हम आत्मसम्मान आंदोलन की बात करें तो वो कितना हद तक प्रभावी रहा था। AV रामास्वामी नायकर पेरियार की जो भूमिका थी आत्मसम्मान आंदोलन में वो क्या थी, क्या ये आंदोलन सफल हो पाए या कुछ सीमाओं में ये बंधकर रह गए, ये सारी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो जो इस सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, यहाँ पर यही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र में सांस्कृतिक संघर्ष से। तो देखो भाई, महाराष्ट्र में अगर आप सांस्कृतिक संघर्ष की बात करोगे तो मुद्दा वहीं से शुरू होता है। महाराष्ट्र का जो पारंपरिक समाज था वो वर्ण आश्रम से संबंधित था, जिसके अंतर्गत चार वर्ण थे, जैसा कि मैंने अभी बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस समाज के स्तरीकरण में जो विभिन्न जातियां थीं उनके बीच में जो संबंध थे वो अपवित्रता और पवित्रता के नियमों के आधार पर थे। उच्च जातियों को पवित्र जाति माना गया, जबकि निम्न जातियों को अपवित्र कहकर सदा सदा के लिए अपमानित किया गया। जाति व्यवस्था में ब्राह्मण जाति चूंकि सबसे ऊपर थी, इसलिए सारे अधिकार और सारी सुविधाएं भी किसको मिली हुई थी? ब्राह्मण जाति के लोगों को मिली हुई थी। समाज में बहुत सारे अंधविश्वास थे, समाज में बहुत सारे अमानवीय व्यवहार थे, समाज में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मानवता के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। महाराष्ट्र की अगर आप पॉपुलेशन की बात करोगे तो 74.8% लोग वहाँ पर हिंदू थे। 1881 यानी कि 1881 की जो जनगणना है उसके हिसाब से जो महाराष्ट्र में अन्य समुदाय थे वो कुणबी और मराठा थे, जो कि यहाँ के मुख्य समुदाय थे। कुल जनसंख्या का लगभग 55.25% जो था वो कुणबी और मराठा समुदायों का ही था। तो ग्रामीण समाज में अगर आप देखोगे, महाराष्ट्र के ग्रामीण समाज में जो कुणबी लोग थे ये आर्थिक रूप से समर्थ थे, ये धनवान थे, धनी किसानों का वर्ग था। इसलिए कृषि पर किसका नियंत्रण था? कृषि पर नियंत्रण था कुणबी लोगों का। लेकिन पारंपरिक विचारधाराएं और जाति प्रथा जो थी उसकी वजह से ब्राह्मणों की स्थिति यहाँ पर सबसे सर्वोच्च थी। ब्राह्मणों ने कर्मकांड, शिक्षा और ज्ञान पर एकाधिकार कर रखा था, जिसकी वजह से आने वाले समय में उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी थे, इसलिए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भी बहुत तेज़ी से अपना लिया और समाज के रंग रूट में वो बदल गए। और जिसकी वजह से औपनिवेशिक शासन के दौरान जो ब्राह्मण थे वो उच्च पदों पर आश्रित हुए और उस दौरान वो छाए रहे। उसका रीज़न ये था क्योंकि पहले से ही वो शिक्षक थे। विभिन्न ब्राह्मणों ने आचार्य, दफ्तरशाह, लेखक, संपादक और वकील के रूप में कार्य किया। ऐसे माहौल में पता है क्या हुआ? ऐसे माहौल में ये हुआ, जो गैर ब्राह्मण जातियां थीं उनके मन में डर पैदा हो गया कि यार आने वाले टाइम पे जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उस पर ब्राह्मण कब्जा कर लेंगे और हम लोग तो दरिद्र के दरिद्र बने रह जाएंगे, गरीब के गरीब बने रह जाएंगे। ऐसे में ऐसी रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ सबसे पहले जो ईसाई मिशनरी आई थी, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो ईसाई मिशनरी आई थी, ये अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू धर्म की आलोचना करने लगी। और समाज में इन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो हिंदू व्यवस्था की वजह से क्या थे? पीड़ित थे।
ऐसे में उन लोगों के लिए इन्होंने खुलकर आलोचना करी। इन्होंने कहा जब तक तुम जातिवाद के बंधनों में बंधे हो ना, तब तक तुम ऐसे ही रहोगे, आओ कभी क्रिश्चियनिटी में। तो इस प्रकार से क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने विचारवादी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया। कुल मिलाकर लेकिन फिर भी हमारे देश में जो जातिगत व्यवस्था थी, उसके पतन में ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा योगदान है। जो हम अगर सुधारवादी आंदोलनों की बात करें महाराष्ट्र में, तो ये दो शाखाओं में बटे हुए थे। जैसे कि ज्योतिराव फूले जैसे जो लोग थे, वो अपनी तर्कशीलता के आधार पर, लॉजिकल बुद्धि के आधार पर समाज में क्रांतिकारी तरीके से समाज को एक बार फिर से गठन करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर महादेव गोविंद रानडे जैसे जो लोग थे, ये चाहते थे परंपराएं तो पुरानी ही बन रही रहे, लेकिन उन्हें अपडेट कर दिया जाए। उन प्राचीन परंपराओं में जो कुरीतियां हैं उसे खत्म कर दिया जाए और सनातन धर्म को और आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हम ज्योतिराव फूले की बात करेंगे, जिनका पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले की अगर हम बात करें तो इनका जन्म माली परिवार में हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो माली और फूलों के सौदागर थे। फूले का जन्म चूंकि शूद्र परिवार में हुआ था, महार जाति में हुआ था, ऐसे में इनके साथ भी जातिगत भेदभाव हुआ। शुरुआत में उन्होंने ईसाई मिशनरी एक स्कूल में क्या करा, शिक्षा को ग्रहण करना शुरू किया, लेकिन आगे चलकर बीच में ही उन्हें कुछ ही सालों के बाद अपनी इस शिक्षा को ख़त्म करना पड़ा। 1848 की बात है और वहाँ पर एक घटना घटती है फूले के जीवन में, और ये घटना उनके जीवन को सामाजिक क्रांति के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध करती है, और यहीं से वो सीधा साधा फूले नाम का बच्चा जो था वो सामाजिक क्रांतिकारी बन जाता है। वो घटना पता क्या थी, वो अपने एक मित्र के यहाँ विवाह में शामिल होने के लिए गए थे। उनका वो मित्र जो था वो ब्राह्मण था, लेकिन वहीं पर कुछ कट्टर ब्राह्मण भी आए हुए थे, जहाँ उन्होंने उन्हें शूद्र कहकर उनका अपमान किया। देखो इस घटना में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि भले ही ज्योतिराव फूले एक निम्न जाति के व्यक्ति थे, शूद्र जाति से आते थे, लेकिन फिर भी उनका एक मित्र था ब्राह्मण, और वो कितना अच्छा मित्र था जो जिसने उन्हें अपनी शादी में ही बुलाया था। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी कट्टरवादी ब्राह्मण थे जिन्होंने उनको शूद्र कहकर अपमानित किया और वहाँ से चले जाने के लिए कहा। ऐसे अपमान को ज्योतिबा फूले सहन ना कर सके और उन्होंने ये सोचा कि मैं समाज में सुधार लाकर ही रहूँगा। इससे आपको पता चलता है कि हर जाति हर धर्म में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे भी होते हैं और एक बुरे भी होते हैं। एक ब्राह्मण उनका मित्र था, जबकि वहीं अन्य ब्राह्मणों ने उनके शूद्र कहकर क्या करी, अपमानित किया। तो समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति ज्योतिराव फूले की विचारधारा क्या थी? तो समाज और अर्थव्यवस्था की असलियत जानने के लिए पता है फूले घर में जाकर बैठकर रोने नहीं लगे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, मनु का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, बुद्ध के विचारों को पढ़ा, बसवेश्वर नाथ के विचारों को पढ़ा, और बहुत सारे जैन तीर्थंकरों की विचारधाराओं को पढ़ा, बहुत सारे भक्ति संत के हिंदू ग्रंथों को पढ़ा, और उन्होंने ईसाई धर्म की बाइबल को भी पढ़ा, इस्लामिक ग्रंथों को भी पढ़ा। उन्होंने जब इन सभी ग्रंथों को पढ़ा तो उनकी बुद्धि में तर्कशीलता आ गई, वो लॉजिकल बन गए। उन्होंने कहा यार ये सारे धर्म ही किसी न किसी प्रकार से लोगों को अपमानित करते हैं, इसलिए उन्होंने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, समानता के सिद्धांत का, राइट टू इक्वलिटी का। उन्होंने कहा इस सत्तावादी संरचना में चाहे आप शूद्रों की बात करो और चाहे स्त्रियों की बात करो, इन्हें हमेशा से अधीन रखा गया है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर किसी ने स्त्रियों को अपमानित किया है। ज्योतिराव फूले का जो तर्क बुद्धिता का सिद्धांत था, जो लॉजिकल रीजनिंग का सिद्धांत था, वो पता है क्या था? वो ये कहता था अंधविश्वासों को फॉलो मत करो। कर्म कांड का उन्होंने विरोध किया, सांस्कृतिक व्यवहार को, जो पारंपरिक धारणा थी उसको समाप्त करने की मांग करी। उन्होंने अनुचित संस्थानों का समर्थन करने वाले जितने भी धर्म ग्रंथ थे उसे मानने से मना कर दिया। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को पूरी तरीके से मानने से मना कर दिया। आगे चलकर ज्योतिराव फूले के ही विचारों पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी चले थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक हर मामलों में वो सुधार चाहते थे। कौन? ज्योतिराव फूले। ज्योतिबा फूले जाति व्यवस्था को मानव समानता के खिलाफ मानते थे। उन्होंने कहा ये विशेषकर जो जाति व्यवस्था है ये शूद्रों को क्या करती है, हमेशा अपमानित करती है, उसे दास बनाकर रखती है। अछूतों को दिन में सड़कों पर घूमने की मनाही थी, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि उनकी परछाइयों की वजह से ब्राह्मण और उच्च जातियां अपवित्र हो सकती हैं। अतिशूद्रों के प्रति ब्राह्मणों के इस अमानवीय व्यवहार की वजह से फूले ने अपने आप को जाति व्यवस्था का विद्रोही बना दिया। फूले ने इतिहास की व्याख्या करने के बाद कहा कि ये जो विदेशी आर्य भारत में आए थे, ये आर्य जनजाति के लोग जो भारत में आए थे, इन्होंने ही यहाँ पर आकर अपनी इस अपमानित व्यवस्था को क्या करा, स्थापित किया। फूले ये कहते थे इन लोगों ने द्रविड़ लोगों को हरा दिया। देखो जो साउथ इंडिया की जनजाति है उसे द्रविड़ जनजाति कहा जाता है। तो फूले ने इतिहास की व्याख्या करने के बाद ये कहा कि जितने भी विदेशी आर्य लोग आए थे, इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को
ऊपर ये असमान जाति व्यवस्था लागू कर दी। शुरुआत में भारत ऐसा नहीं था, यहाँ पर ऐसी जाति व्यवस्थाएं नहीं थी, यहाँ पर वर्ण नियम कठोर नहीं थे। लेकिन जब आर्य जाति आई, उन्होंने वेदों का निर्माण किया और उसके परिणाम था इन्होंने इस जाति व्यवस्था को क्या कर दिया, घोषित कर दिया। और आइए यही जाति व्यवस्था शूद्रों के अपमान के लिए क्या है, जिम्मेदार है। इस प्रकार से ज्योतिबा फूले जाति व्यवस्था के विरोधी हो गए और उन्होंने बड़े पैमाने पर जो सदियों पुरानी असमानता थी उसके खिलाफ अपने जीवन को झोंक दिया। जब से हिंदू धर्म ने जाति व्यवस्था को उचित ठहराया था, उसे स्वीकृति दी थी, फूले ने उसे पूरी तरीके से निकार दिया था। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर व्यंग्यात्मक लेख लिखे। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहिताई, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, स्वर्ग, इन सभी चीजों की आलोचना करी। फूले ने कहा ईश्वर एक है और उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर एक है जिसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। उनका मानना था कि धर्म ने पुरुषों और स्त्रियों की स्वतंत्रता, उनकी समानता, उनकी श्रम गरिमा और ऐसे 33 सिद्धांत थे जिन्हें उन्होंने क्या करा है, दूषित किया है। फूले ने लिखा, ब्राह्मण शूद्रों से वेदों को छिपाते थे क्योंकि उन्हें यह डर था कहीं शूद्र भी पढ़ लिख कर उनके बराबर ना आ जाएं। उन्होंने बहुत अच्छे लाइन लिखी है, जैसा कि मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखी है। फूले ने कहा, बिना किसी ताकत के आप समृद्ध नहीं बन सकते, यानी कि बिना पावर के आप विकसित नहीं हो सकते। बिना नैतिकता के ताकत मिल नहीं सकती, यानी कि विचारों में नैतिकता होनी चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए, समाज के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। बिना ज्ञान के लेकिन नैतिकता नहीं मिल सकती। हर एक बंदा एथिकल नहीं हो सकता जब तक बंदा ज्ञानी ना हो, क्योंकि जो बंदा ज्ञानी नहीं है वो समाज में एक भाईचारा नहीं बढ़ा सकता। जो समाज में ज्ञानी नहीं है वही हिंसात्मक विचार को बढ़ावा कर सकता है। और उन्होंने कहा बिना शिक्षा के ज्ञान नहीं है, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, बिना ताकत के समृद्धि नहीं मिल सकती आपको, और नैतिकता, बिना नैतिकता के ताकत नहीं मिल सकती आपको, और बिना ज्ञान के नैतिकता नहीं मिल सकती आपको, और बिना शिक्षा के ज्ञान नहीं। यानी कि सबसे पहले समाज में सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा से ज्ञान, ज्ञान से नैतिकता, नैतिकता से समृद्धि, और समृद्धि से समाज को आप अच्छा बना लो। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह आग्रह किया कि किसान वर्ग को किसान वर्ग से ही चुने गए शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा हिंदू समाज में स्त्रियां और अछूत सबसे ज्यादा पीड़ित थे। फूले ने यह भी कहा कि स्त्रियों की मुक्ति समाज के दूसरे वर्गों की मुक्ति के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने स्त्रियों को अनपढ़ रखने के लिए पुरुषों को जिम्मेदार ठहराया, ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराया। 1855 में यानी कि 1885 में एक पैम्फलेट था जिसका नाम था इशारा, जिसमें उन्होंने आर्थिक समस्याओं से छुपे हुए जो लेख थे वो लिखे थे। बड़े पैमाने पर उन्होंने इशारा पैम्फलेट के माध्यम से जो समाज की समस्याएं थी उनको लिखा था, और बड़े पैमाने पर जमींदारों की आलोचना करी थी। उन्होंने कहा ये जो जमींदार हैं, ये जो महाजन हैं, बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण करते हैं। फूले ने ब्रिटिश शासन को शूद्रों की दास्ता को खत्म करने के लिए एक हथियार रूप में समझा। उनका यह मानना था कि ब्रिटिश शासन ही है जो समाज की जो रूढ़िवादी परंपरा है उससे मुक्ति दिला सकता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विरोध किया था। उनका यह मानना था किसान वर्ग की समस्याओं को हल करने में ये जो कांग्रेस है असफल रही। राष्ट्र की उनकी संकल्पना समानता और समानता पर आधारित थी। तो इस प्रकार से अगर आप देखो तो जो ज्योतिबा फूले थे उन्होंने जाति व्यवस्था, स्त्रियों की दशा, सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, और अपने आप को इसलिए ऐसा किया उन्होंने क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं अपमान हुआ था। ज्योतिबा फूले एक सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। अपने विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों में मराठी भाषा का प्रयोग किया। फूले ने मराठी भाषा में एक पत्रिका थी दीनबंधु नाम की पत्रिका, तो दीनबंधु पत्रिका के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। 1873 की बात है, उन्होंने गुलामी यानी कि स्लेवरी नाम से एक पुस्तिका निकाली, जिसमें उन्होंने जो पहले के मराठा पेशवा थे उनके अधीन जो शूद्रों की दास्ता थी उसकी तुलना अमेरिका के गोरे काले भेदभाव के आधार पर की। उन्होंने गुलामी नाम की इस किताब में ये लिखा कि जिस प्रकार से अमेरिका में निगरों को दास्त बनाया जाता था, काले लोगों के साथ गैर व्यवहार किया जाता था, उसी प्रकार से भारत में जातिगत व्यवस्था थी। उन्होंने श्वेत कार्याचा आसुदा में किसानों की दुर्दशा के बारे में लिखा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने एक किताब लिखी गुलामी, इस प्रकार से एक उनका पैम्फलेट था इशारा, और इसके हिसाब से श्वेत कार्य आसुदा, ये कुछ किताबें थी, कुछ पत्र पत्रिकाएं थी जिसमें उनके लेख लिखे थे, और इन लेखों के माध्यम से वो सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना चाहते थे। 1870 तक आते आते यानी कि 1870 तक आते आते
जो उनके विचार थे वो समाज में पूरी तरीके से दिखाई देने लगे। आगे चलकर उन्होंने महिलाओं के लिए भी काम करा। 1851 में उन्होंने एक स्कूल बनवाया जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए और शूद्र परिवारों के लिए खोला गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने विधवाओं को संरक्षण देने की बात भी की, विधवा पुनर्विवाह देने की बात भी करी। उन्होंने अपने घर में पानी का एक औहदा खुलवाया जो कि शूद्रों के लिए था, जहां शूद्रों को पानी मिलता था। फूले ने आगे चलकर सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए सत्य शोधक समाज की भी स्थापना करी। अगर आप ये देखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी आते हैं, तो इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ो। आगे 20वीं शताब्दी में, प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में गैर ब्राह्मण आंदोलनों के बारे में बताया गया है। आगे चलकर क्या हुआ, जब ज्योतिबा फूले का स्वर्गवास हो गया तो उनके द्वारा जो सत्यशोधक समाज था उसका आंदोलन का जोर कम हो गया। आगे चलकर कोल्हापुर में छत्रपति शाहू जी महाराज ने सत्यशोधक समाज की स्थापना फिर से करी और उन्होंने इस आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश करी। लेकिन यह आंदोलन उतना जोर नहीं पकड़ सका जितना जोर इसने ज्योतिबा फूले के टाइम पीरियड पर पकड़ा था। साहू महाराज ने महाराज के अंतर्गत ये जो आंदोलन था ये उच्च जाति के गैर ब्राह्मण व्यापारियों और जमींदारों के हाथों में चला गया। यानी कि ज्योतिबा फूले जब सत्यशोधक समाज की स्थापना कर रहे थे तो उन्होंने निम्न लोगों को रखा, गरीब लोगों को भी रखा, किसानों की बात भी करी। लेकिन उनके मरने के बाद जब शाहू जी महाराज ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, सत्यशोधक समाज को आगे बढ़ाया, तो धीरे धीरे करके उच्च वर्ग के लोग इसमें आ गए। यानी कि थे तो गैर ब्राह्मण ही, लेकिन अमीर लोग आ गए थे। तो ऐसे में ना गरीबों को जो था, गरीबों की बात ही नहीं की गई। यानी कि निम्न जाति के लोगों में ही जो लोग अमीर हो गए, धनी हो गए, समृद्ध हो गए, वो लोग अपनी भलाई के लिए सत्यशोधक समाज का यूज़ करने लगे, वो अपने राजनीतिक लाभों के लिए इसका यूज़ करने लगे, और जो गरीब था उसकी स्थिति वैसे की वैसी बनी रही। इस लाइन से हम क्या सीखते हैं? इस लाइन से हमें पता चलता है कि जातिगत व्यवस्था मायने नहीं रखती, आर्थिक व्यवस्था मायने रखती है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है ना, तो पता है क्या है, उसके लिए जाति और धर्म मायने नहीं रखता, क्योंकि समाज उसका सम्मान करता है उसकी हैसियत के हिसाब से। आगे चलकर अंग्रेजों ने सुधार की शुरुआत करी और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से एक एक्ट आया जिसे हम 1919 का एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में जो साहू जी महाराज थे उन्होंने ये कहा कि जातीय परिषदों की स्थापना की जाए और जो गैर ब्राह्मण लोग हैं उन्हें भी राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। तो कुल मिलाकर आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है, जैसे कि अनिल सील जैसे इतिहासकारों का ये मानना है कि जो परंपरागत शिक्षित जाति थी और ख़ासतौर पर जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने औपनिवेशिक शासनकाल के हिसाब से अपने आप को जल्दी ढाल लिया। उसका रीज़न था वो शिक्षित थे, उन्होंने जल्दी से अंग्रेजी सीख ली, बहुत सारे व्यापार और नौकरशाही पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया। जबकि जो निम्न जातियाँ थी वो अशिक्षित थी, इस वजह से उन्हें आगे चलकर जो समाज में पॉसिबिलिटीज़ थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी, उनका उन्हें जो है फ़ायदा नहीं मिला। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ज्योतिराव फूले का जो योगदान है वो एक बहुत बड़ा योगदान है। कहाँ पर? पश्चिम भारत में। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन ये बनता है कि वर्णाश्रम धर्म क्या था, उसमें अति शूद्रों की क्या स्थिति थी, ज्योतिबा फूले सामाजिक क्रांतिकारी क्यों बने, ज्योतिबा फूले के मुख्य विचारों की व्याख्या कीजिए, या फिर सत्यशोधक समाज क्या है, या फिर ज्योतिबा फूले की मूल विचारधारा से साहू जी की विचारधारा किस प्रकार से भिन्न थी। तो साहू जी की विचारधारा भिन्न ये थी, इसमें सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों का योगदान दिया गया और उन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ मिलकर कानून सुधारों की बात की। आगे इस चैप्टर में दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलनों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें हम ईवी रामास्वामी न्यायिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के इस भाग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इस चैप्टर के दूसरे भाग में। इस चैप्टर के इस भाग में बस हमने पश्चिम भारत के सामाजिक सुधारों की बात करी और उसमें हमने ज्योतिबा फूले के योगदान की चर्चा की। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।